आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ भागीदारी निभा सकते हैं फोन लाइन के जरिए कॉल करके और अपने सवाल पूछकर। तो आपको बता दें कि आज किन विषयों पर इस कार्यक्रम में हम विस्तार से अपने विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा करेंगे। आज के विषय हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नारियल व सुपारी की खेती। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या फिर नारियल और सुपारी की खेती, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। आपको हम अपना टोल फ्री नंबर बता दें जिस नंबर पे कॉल करके आप विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेझिझक आप कॉल करें और जो भी आपके मन में सवाल है इन विषयों से जुड़े हुए वो पूछ सकते हैं। तो आपका परिचय हम करा देते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जिनसे हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर DK सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, जो कि वैज्ञानिक है उद्यान विज्ञान संभाग IRI हजारीबाग झारखंड से। डॉक्टर प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी नमस्कार। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमारा आज का पहला विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई बेहद ही महत्वपूर्ण है। खेती के लिए पानी की आवश्यकता जरूर होती है। ऐसे में सिंचाई की कई तरह की पद्धतियां हैं, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं और ऐसे में हर खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार किस तरह से कोशिश करिए इस योजना के तहत, आइए समझते हैं। तो डॉक्टर सिंह, हमें बताएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, मुख्य रूप से ये योजना किस चीज को लेकर है, क्या उद्देश्य है इसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस वर्तमान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको 2015 में ही लागू कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि अलग अलग मंत्रालय अलग अलग काम देखते थे। जैसे जल संसाधन मंत्रालय ज़्यादातर मध्यम और बड़ी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाओं को देखता था। फिर लैंड एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट होता था, जिसे हम भूमि संसाधन विभाग होता था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, वो देखते थे वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हमारे जो कृषि मंत्रालय हुआ करता था उस समय, वो देखता था माइक्रो इरिगेशन और खेत के फील्ड में क्षेत्र पर जो कैसे पानी का प्रबंधन किया जाए। इन सारी योजनाओं को में उस समय एक बेहतर तालमेल नहीं हो पाता था क्योंकि अलग अलग मंत्रालय अपने अलग अलग दिशा निर्देशों के हिसाब से काम करते थे। तो एक तालमेल ना होने की वजह से जो उनसे एक उम्मीद होती थी वो शायद नहीं हो पा रही थी पूरी। तो ये सोचा गया, वर्तमान सरकार ने सोचा कि क्यों न इन सारी योजनाओं को एक साथ मिला के एक क्रियान्वयन कमेटी बनाया जाए, जिसका अभी प्रधानमंत्री खुद उसके चेयरमैन हैं, नेशनल लेवल कमेटी के। और फिर नीति आयोग के चेयरमैन जो उपाध्यक्ष हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, वो क्रियान्वयन कमेटी के अध्यक्ष हैं। और इन सारे विभागों को की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको एक अम्ब्रेला के नीचे ला दिया गया और वो एक बेहतर तालमेल बना है अब तक। जी, तो ऐसे में किस तरह से तमाम क्षेत्रों में काम हो रहे हैं और इसके बारे में विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी। हर खेत को पानी के भी 4 उपघटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर एरीगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली, और चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है।
पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह के सूक्ष्म विधियां शामिल हैं। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में ये रिपोर्ट आपने देखी और इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही आप किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अगर ये जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि नारियल और सुपारी की जहाँ तक बात आती है तो इसका अपना ही धार्मिक महत्व है। इसके इतर अगर किसानों के लिहाज से हम जानना चाहें कि जो किसान हैं जो इनकी व्यावसायिक खेती से लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरह से ये उनके लिए सहायक हो सकता है? जी, जहाँ तक नारियल और सुपारी की खेती की बातें हैं तो सभी ये जानते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है और जो भारत के तटीय इलाकों में ये एक उन्नत खेती के रूप में इसको लगाई जाती है। जी, तो चाहे वो पूर्वोत्तर के हो या फिर तटीय क्षेत्रों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और इसमें जो है इसके जो नारियल और सुपारी का इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आजकल सभी किसान भाई ज्यादा लागत के लिए जो है अलग अलग उत्पाद पे ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे नारियल में आप जानते हैं कि नारियल के कई सारे उत्पाद अब बाजार में आ चुके हैं और उसको उपभोक्ता पसंद कर रहे हैं, चाहे वो चिप्स की बात हो, नारियल चिप्स की बात हो, या फिर नारियल पानी की जो डॉक्टरों ने भी इसको रिकमेंड करते हैं, या फिर नारियल के जो नए उत्पाद है जैसे नीरा उत्पादन की जो टैपिंग की बात करते हैं तो नारियल के नीरे से जो शुगर की प्राप्ति होती है या उसको रेडी टू सर्व ड्रिंक के रूप में उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे उत्पाद हैं और सुपारी का तो अपना ही महत्व है। इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होता है, प्लस उसकी जो मार्केट वैल्यू बहुत है और एक तरह से जो भी उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कंपनियों में बिल्कुल तो बहुत ही अच्छी मांग है और इसमें जाहिर तौर पर जो मुनाफे की संभावना है वो काफी ज्यादा है। अगर नारियल या फिर सुपारी की व्यावसायिक खेती करते हैं तो इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। नारियल ताड़ वर्ग का पेड़ है जिसे कल्प वृक्ष, स्वर्ग वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इस ताड़ का प्रत्येक भाग किसी न किसी तरह से उपयोगी होता है। ये रेतीली, लैटराइट, दलदली, जलोढ़, काली और लवणीय मिट्टी सहित सभी प्रकार की मिट्टी लगभग में अच्छी तरह से बढ़ता है, अगर उचित जल निकासी प्रणाली प्रदान की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कसरगोड, केरल और राज्य कृषि बागवानी विश्वविद्यालयों ने अभी तक उच्च उपज क्षमता वाली 20 संकर किस्में सहित कुल 50 से अधिक उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। भारत में आमतौर पर उगाई जाने वाली लंबी किस्में हैं वेस्ट कोस्ट टॉल WCT, टिप्टूर टॉल TPT और ईस्ट कोस्ट टॉल ECT। बौनी किस्में कद और जीवन काल दोनों में छोटी रहती हैं। वे 5 से 7 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। भारत में उपलब्ध सामान्य बौनी किस्में हैं चौघाट नारंगी बौना COD, चौघाट हरा बौना CGD और गंगारवोडम GBGD है। जबकि कुछ प्रमुख संकर किस्में हैं चंद्र संकर, केरा संकर, कल्प समृद्धि, कल्प संकर, कल्प श्रेष्ठ। वहीं अगर सुपारी की बात करें
तो बजरी युक्त लेटेराइट मिट्टी में सुपारी की खेती की जा सकती है। चिपचिपी मिट्टी बलुई और कैल्शियम युक्त मृदा सुपारी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती। सुपारी सिर्फ बीजों से ही उगती है। बुवाई के लिए कम से कम 35 ग्राम वजन वाले पूरी तरह पके फलों का ही चयन करें। संपूर्ण फल को 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बालू की क्यारियों में बोएं। उनके डंठल के छोर को ऊपर की ओर रखें। फल को ढकने के लिए बालू को फैला दें। लगभग 40 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है। जब इनमें 2 से 3 पत्तियां आ जाएं, तो पौधे को नर्सरी की क्यारियों में 35 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिरोपित कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य घटक जो हैं इस योजना के वो कौन कौन से कहे जा सकते हैं? इसमें जो इसके 3 मुख्य घटक हैं, पहला तो AIBP है, जिसे कहते हैं कि त्वरित सिंचाई योजना, जो हमारी पुरानी परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं काफ़ी दिनों से, उसको पूरे करने की योजना है, जिसमें केंद्र सरकार मदद करती है। दूसरी योजना है वाटरशेड मैनेजमेंट की, जिसको पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती थी, अभी भी वही कर रहे हैं, बट एक अम्ब्रेला के अंडर आके, PMKSY के अंदर आके वो है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो माइक्रो इरिगेशन की है। जो तीसरी महत्वपूर्ण योजना है वो माइक्रो इरिगेशन की है, जिसमें हमें इरिगेशन इफिशिएंसी या सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना है जी। और उस पर उसका जो क्रियान्वयन होता रहा है, अभी भी हो रहा है, कृषि एवं सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। तो ये 3 घटक हैं। बट उसमें अगर AIBP जिसके बारे में आपने बताया, इसके बारे में और विस्तार से अगर समझना चाहें कि क्या है ये परियोजना, इसमें कौन कौन सी बातें इसमें शामिल हैं? इसमें बड़ी परियोजनाएं आती हैं। जो नहरों का विकास हो रहा है हमारे देश में, जो स्वतंत्रता के बाद से ही होता रहा है, लेकिन कई ऐसी एक परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जो किसी न किसी वजह से अभी तक लंबित पड़ी रही हैं। तो उसमें गति लाई गई है। उसको केंद्र सरकार बड़ी बारीकी से उसकी निगरानी करते हुए और उसके तमाम जो उसके प्रावधान किए गए हैं, जिससे उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके और नहरों का जो कमान क्षेत्र जिसे बोलते हैं उसको बढ़ाया जा सके। और जहाँ पानी नहीं पहुँचा है नहरों का, वहाँ तक नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया जा सके। इसमें सीधे नदी से भी पानी को उठाया जाता है और नदियों पर बांध बना के भी नहरों के द्वारा तो ये वो बड़ी परियोजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। राजेश जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी राजेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं सिंचाई योजना के बारे में जानकारी चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में? हाँ जी, इसमें आवेदन के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, आवेदन करना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जैसे मैंने बताया, इसके 3 भाग हैं, 3 घटक हैं। तो जो सबसे पहला जो घटक था वो तो सरकार अपने आप करती है, उसकी DIP बनती है, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाते हैं, जिसमें CDO जो हर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं हर जिले में, उनके माध्यम से आता है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपके लेवल पर कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने सुझाव देना है उनके यहाँ जाके, जिससे कि जहाँ पर जो भी स्कीम लागू हो सकती है वो उसमें इंक्लूड कर सकें, उसमें समाहित कर सकें। दूसरा जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है क्षेत्र में, उसमें ज़रूर आप अपने ज़िले के कृषि अधिकारी या जो वहाँ के CDO, मैं तो कहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जो CDO होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जिसे कहते हैं, उनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सीधे अनुदान और आवेदन करने की सीधे तरीके से ज़रूरत पड़ती है वो माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें ड्रिप सिंचाई, टपकदार सिंचाई होती है, फव्वारे वाली सिंचाई होती है, और कुछ पाइप्स भी आजकल SDP प्लास्टिक के पाइप्स भी दिए जा रहे हैं। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आपको जिला उद्यान अधिकारी या जिले में हैं जिला कृषि अधिकारी, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और वो आप उनके यहाँ जाके कर सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार भी 50% तक
सब्सिडी देती है। इसके अलावा अलग अलग राज्य 25% सब्सिडी देते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस पर सब्सिडी 40% है। तो अगर कोई बिहार के किसान भाई हैं तो उनको 90% सब्सिडी की सुविधा, अनुदान की सुविधा मिल सकती है इन परियोजनाओं पर। तो आप वहाँ करके आप अपना आवेदन दे सकते हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं और उसमें आपको अनुदान मिलता है। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहाँ तक नारियल की खेती का सवाल है तो ऐसे में किस तरह की मिट्टी, जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है? जी नारियल और सुपारी की खेती के लिए जो बहुत ज्यादा ठंडा जगह और बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती है। ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें है और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि ये तो ज्ञात है कि ये तटीय क्षेत्र की पेड़ पौधे, तटीय क्षेत्र की फसल है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म तापमान इसको ये सहन नहीं कर पाती है जी। और अगर इसको आप ये उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे नारियल की फसल है, ये साल भर आपको दक्षिण भारत में साल भर में इसमें फल लगेंगे, फूल और फल साल भर लगते हैं। लेकिन ये उत्तर भारत में चूंकि यहाँ पे ठंडा सीजन भी होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको एक ही सीजन उसमें फसल लगेगी। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में जानना चाहेंगे कि जो किस्मों का चुनाव है किसानों को वो किस आधार पर करना चाहिए, क्योंकि नारियल में भी हमने देखा कि कई तरह की किस्में हैं, लंबी किस्में, बौनी किस्में, संकर किस्में हैं, तो किस आधार पर उन्हें किस्मों का चुनाव करना चाहिए? जी जहाँ तक ये इसको लंबाई के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है, लंबी और बौनी किस्में, और दोनों को क्रॉस करा के हाइब्रिड किस्में, संकर किस्में विकसित की गई हैं। तो लंबी किस्मों में भी और बौनी किस्मों में भी उन्नत प्रभेद विकसित किए गए। और संकर प्रभेद तो आप जानते हैं कि ये दोनों से, लंबी और बौनी दोनों से भी अच्छे उत्पादन देती है संकर किस्में। तो इसका चयन इस आधार पे तो नहीं किया गया है कि ये आप मतलब ये किसान अपने पसंद से ये लगा सकते हैं कि हमें लंबी किस्में जानने चाहिए या बौनी किस्में जानने चाहिए। अगर जैसे मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, अगर ये मिश्रित खेती करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप लंबी किस्मों का चयन करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एकल कृषि पद्धति अपनाते हैं तो आपको बौनी किस्में या संकर किस्मों पे जाना होगा। और संकर किस्मों में संकर और बौनी किस्मों में जो डुअल पर्पस वैरायटी विकसित की गई हैं, जैसे कि जो कि मतलब जिसमें यील्ड भी ज्यादा हो और नारियल पानी जो पीते हैं, जो उपभोक्ता लेते हैं, उसके लिए भी किस्में, दोनों किस्में विकसित की गई है। जी डॉक्टर प्रकाश, आप जुड़े रहे हमारे साथ, आगे भी हम आएंगे और आपसे और भी जानकारी लेंगे नारियल और सुपारी की खेती के बारे में। इस बीच डॉक्टर सिंह, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने बताया था हमें कि जो सूक्ष्म सिंचाई की परियोजनाएं हैं वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, वो उसके लिए अनुदान ले सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में बताएं कि ये जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसमें आपने टपक, फव्वारा इनका जिक्र किया, ये किस तरह की ये सिंचाई पद्धतियां हैं और क्या फायदा होता है इससे? देखिए, सिंचाई किसी भी हो, चाहे वो कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, जैसे हमारी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है पानी पीने की, उसी तरीके से पौधों की भी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और प्रयोगों से ये पाया गया है कि अगर पौधों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को उसी तरीके से पूरा किया जाए जैसे हम अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, तो उनकी भी सेहत, उनकी भी बढ़ोतरी अच्छी होगी, हमें क्वालिटी पैदावार मिलेगी, प्रोड्यूस की भी क्वालिटी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में यही हम करते हैं, उसमें हम ठीक है। इन पद्धतियों के बारे में जानेंगे आपसे डॉक्टर सिंह। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अमृत सिंह जी इस वक्त शाजापुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अमृत सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं अमृत सिंह बोल रहा हूँ, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से। नमस्कार जी। हमारे क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी वाले डायरेक्ट किसानों से संबंध बना रहे हैं कि मिनी स्प्रिंकलर, टपक पद्धति, स्प्रिंकलर मतलब सिंचाई की जो भी है उनके लिए
तो क्या शासन ने इनको डायरेक्ट किसान को जुड़ने के लिए अनुमति दे रखी है? और वो बोल रहे हैं कि इसमें सब्सिडी भी हम आपको देंगे जो शासन देती है। जी। और अगर सरकारी तौर से हम संपर्क करें इसके लिए तो कहाँ पर करें? जी, आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि आप अपने जिले के कृषि विकास अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। हो सकता है उन्होंने कुछ कंपनियों का पैनल बनाया हो, कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट करके, ऐसा भी कई राज्यों में हुआ है। लेकिन मेरा आपको सुझाव यही होगा कि आप डायरेक्ट कंपनियों से ना डील करें, आप अपने अधिकारी गण के माध्यम से ही उनसे संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको सही जानकारी देंगे और सही अनुदान जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। सबसे मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि कंपनियां बहुत हैं बाज़ार में, और अगर आप सरकारी माध्यम से लेंगे तो आपके क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि बाद में चल के कोई दिक्कत आएगी तो आप सरकारी तंत्र के माध्यम से सुलझा सकते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से उनसे डील करेंगे तो शायद उतनी सुविधा भविष्य में आपको ना मिले जितनी सरकारी माध्यम से मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव यहाँ पर आपने दिया है। और अमृत जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और नारियल व सुपारी की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आपके पास है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से आप राय ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नारियल और सुपारी की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश, हम जानना चाहेंगे कि नारियल की खेती की शुरुआत जो किसान करना चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? जी, नारियल की खेती और नारियल और सुपारी की खेती के लिए अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उन्नत प्रभेद का चयन करना होगा। और आप जिस क्षेत्र में लगाना चाहते हैं उस क्षेत्र में के किसान उस क्षेत्र के लिए जो विकसित की गई किस्में हैं उसका चयन करें। उसके जो पौधे हैं ये आपको भारत सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जो नर्सरी है वहीं से प्राप्त करें। क्योंकि जो बाजार में जो प्राइवेट नर्सरी होती हैं वो उस नाम पे उन्नत प्रभेद के नाम पे बेचते हैं, लेकिन वो उनका मतलब वो सही खरे पे नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपको ये जो नारियल और सुपारी की फसल निकलेगी वो पहली फसल निकलने में आपको कम से कम 4 साल लगेंगे। बोने किस्म है तो 4 साल, अगर लंबी किस्म है तो 8 से 9 साल। तो अगर उतना समय किसान का बर्बाद हो जाएगा और जो भी उसमें रिसोर्सेस लगाएंगे ये भी आपको उसकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप जो सरकार द्वारा जो अनुमोदित जो अधिकृत जो नर्सरी है वहीं से इसके पौधे ले, और जो इसकी जो लगाने का समय है वो मानसून के सीजन में आप इसको लगा सकते हैं। प्लस इसमें जो ये जो कहते हैं कि न्यूनतम सिंचाई इसमें आवश्यक होती है। जी बिल्कुल प्रबंधन के बारे में आगे भी जानेंगे आपसे डॉक्टर प्रकाश। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जतेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी जतेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी मैडम, मैं जितेंद्र सिंह सोलंकी दतिया मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जितेंद्र जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
मैं सुपारी के बारे में जानकारी चाहता था। और ये क्या है, मेरा बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है, तो इधर सुपारी की फसल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल, आइए जानते हैं। अगर मैम हो सकती है तो कौन सी किस्में हैं जो कि अच्छी रहेंगी? जी बिल्कुल जी। डॉक्टर प्रकाश बताइए, क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सुपारी की खेती के लिए जो कोई बुंदेलखंड रीजन के लिए या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस रीजन के लिए कोई किस्में अलग से विकसित नहीं की गई है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो इसीलिए इसके यहाँ पे ये सफल नहीं होगी। अच्छा। लेकिन जो किस्में हैं जो पूर्वोत्तर भारत में या कोलकाता में जैसे मोहित नगर है, या फिर गुजरात रीजन में जो स्वर्ण मंगला किस्में विकसित की गई हैं, इस किस्म को पूरे एक बड़े क्षेत्र में नहीं, लेकिन एक शुरुआती तौर पे इसको किसान ट्राई कर सकते हैं, इसको लगा के देख सकते हैं। और शुरुआत में अगर 2-3 सालों तक जो अगर पौधे का विकास सही है तो हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें फसल लगेगी और अच्छी फसल होगी। तो पहले एक छोटे स्तर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से शिबू जी, आइए उनसे बात करते हैं। जी शिबू जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। शिबू जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, हमारा विषय है कि सिंचाई को लेकर। जी, क्या जानना चाहते हैं? तो हमें जैसा कि गेहूं बोना है, तो उसमें किस प्रकार का हमें खाद्य पदार्थ डालना है और किस प्रकार से इसकी सिंचाई की जाए कि ग्रोथ करे वो। ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर सिंह बताइए। देखिए, गेहूं में अमूमन आप प्रतापगढ़ के हैं तो वहाँ पर आपके लिए जो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फव्वारे सिंचाई से करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन गेहूं में तमाम किसान फव्वारा नहीं लगाते हैं, ना भी लगाए तब भी मैं फिर सजेस्ट करूँगा अगर नहरी क्षेत्र में है तो आप बढ़िया लेवल करके फील्ड को पानी लगाएं। अगर ग्राउंड वाटर से दे रहे हैं, भूजल से दे रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप पाइप से ही दें या फव्वारे से दें, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर खेत को पानी पहुंचे, और वो तभी पहुंच सकता है जब हम पानी की बचत करेंगे। तो ऐसा करने से ठीक रहेगा। और आपको प्रतापगढ़ में 3 से 4 सिंचाई में गेहूँ हो जाना चाहिए। और जो गेहूं के लिए पूरी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, अगर सीजन में देखें, आप बुआई से लेके 15 दिन पहले, कटाई के 15 दिन पहले तक या 20 दिन पहले तक हम कभी कभी इरिगेशन दे देते हैं, तो आपको 300 मिलीमीटर से कहने का मेरा मतलब है कि एक पर यूनिट एरिया, मतलब एक क्षेत्रफल पर, यूनिट क्षेत्रफल पर 300 मिलीमीटर पानी को 4 भाग में दें, 4 स्प्लिट में दें, तो आप कर पाएंगे। इससे ज़्यादा देने से आपका पानी नुकसान होगा। 300 या कभी कभी 350 मिलीमीटर भी हो सकता है, वो मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है, बट इतना ही देना चाहिए आपको। जी बिल्कुल। शिपू जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के बाद जब हम कर रहे हैं, डॉक्टर सिंह, जानना चाहूंगी आपसे कि जो फव्वारा विधि है वो किन फसलों के लिए अच्छी रहती है और कितने पानी की बचत इसमें हो जाती है? फव्वारा विधि जितनी भी क्रॉप्स हैं, ज़्यादातर जैसे ये आज से नहीं, बहुत सालों से प्रयोग में हो रहा है, 80 के दशक से ही हो रहा है। और शुरुआत इसकी सबसे पहले जो हुई थी सरसों, राजस्थान या इन तमाम क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सरसों के क्षेत्रों में काफ़ी फव्वारे सिंचाई की होती थी। अब तो गेहूँ और तमाम अन्य फसलों में भी इसका उपयोग होने लगा है। इसी के मिलता जुलता इससे थोड़ा बड़ा होता है, रेनगन आ गई है। रेनगन
संघन पद्धति आ गई है, जिसको आप और भी ऊंचाई वाली फसलों में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो दक्षता है, जो इसमें पानी की बचत होती है, काफ़ी बचत होती है। ये प्रयोगों से ये पाया गया है कि इसकी दक्षता लगभग 80 से 85% होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो पानी देते हैं उसका 80 से 85% हिस्सा फसल उपयोग में कर लेती है, 15% भाग ही इसका नुकसान होता है। अगर आप फ्लड मेथड से, जैसा आप पहले से करते आ रहे हैं, अगर उस विधि से देते हैं तो उसकी दक्षता बहुत कम होती है, वो 50% के आसपास होती है। लगभग आप आधा पानी उसमें नुकसान होता है आपका। तो ये फव्वारा विधि के फायदे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पानी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, इसकी बचत करना बेहद ज़रूरी है, तभी लंबे समय तक जो कृषि है वो टिकी रह सकती है, और इसके लिए बेहद ज़रूरी है इन सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाना। बहरहाल यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसके साथ ही नारियल व सुपारी की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करें। चरण सिंह जी इस वक्त नैनीताल उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, चंदन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंदन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है मैडम, ये किसान सोलर पंप योजना जो जी वो किस प्रकार से किसान को मिल सकती है या मिलती है? जी अभी उत्तराखंड में इस प्रकार से अभी तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली है, जबकि हमारे वहाँ वाटर लेवल काफी नीचे है। जी जी जी, तो किस प्रकार से मिल सकती है ये पता करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। तो उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं डॉक्टर सिंह, किस तरह से जो किसान हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
अभी आपने सोलर इरिगेशन पंप का जिक्र किया, मैं चाहता था कि जाने के पहले इस पे एक दो शब्द सेंटेंस ज़रूर बोलता मैं। जी जी। ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक चली हुई है जिसमें सोलर इरिगेशन पंप्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है देश में, और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर केंद्र सरकार काफ़ी सब्सिडी देती है, 40% अभी केंद्र सरकार दे रही है और 30% राज्य सरकारें देती हैं, जैसे PMKS प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में है। और अगर आपका उत्तराखंड में है तो हो सकता है वहाँ पर आपको 10% अधिक मिले सब्सिडी, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो 10% ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये है, और इसके लिए राज्य सरकार पर जिले लेवल पर आवेदन ऑलरेडी मंगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड का मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा है कि वहाँ पर क्या स्थिति है, बट तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश का मैं बता सकता हूँ, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर जिले में ऊर्जा अधिकारी की नियुक्ति हुई है, या किसी भी अधिकारी को ऊर्जा अधिकारी का बनाया गया है वहाँ पर इस प्रक्रिया में किसानों की मदद करने के लिए। तो आपको निश्चित रूप से मिलेगी। ये योजना पूरे देश में लागू हो गई है, इसे PM कुसुम योजना बोलते हैं। और आपको बस अपने ज़िले में अगर कहीं भी अगर कुछ नहीं अधिकारी मिल पाते हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि मुख्य विकास अधिकारी जो CDO हैं उनसे संपर्क करें, जरूर वो बताएंगे कि कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल चंदन जी, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप संपर्क करेंगे संबंधित अधिकारी से और प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है इसका लाभ आप जरूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सोमनाथ जी रोहतास से। आइए उनसे बात करते हैं। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सोमनाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं नारियल के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि बिहार के लिए कौन सा किस्म है और बिहार में कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, इसका नर्सरी कहाँ पर है? जी जी, डॉक्टर प्रकाश बताएं, कहाँ पर बिहार में इसके पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं और कौन कौन सी किस्में अच्छी रहेंगी? जी, नारियल के जो पौधे प्राप्त करने के लिए बिहार में आपको CDB जो है, केंद्रीय कोकोनट विकास बोर्ड, इसका एक स्टेशन बिहार में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से इसके पौधे भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी रिकमेंडेड वैरायटी, जो रिकमेंडेड किस्में हैं बिहार के लिए, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कुछ हाइब्रिड डेवलप की गई है, केरा शंकरा, केरा चंद्रा, ये, या फिर ईस्ट कोस्ट टॉल ECT बोलते हैं, ये बिहार के कंडीशन में, चूंकि ये बंगाल और ये पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ये बहुतायत से लगाई जाती है, तो इसके पौधे आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड में, इसका एक क्षेत्रीय केंद्र यहाँ पे जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, वहां से भी इसकी मतलब उन्नत किस्मों की आपको पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतन सरकार जी पश्चिम बंगाल से, उनका सवाल लेते हैं। जी रतन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री योजना के अंदर जी पाइपलाइन मिल सकता है पानी ले जाने के लिए? जी डॉक्टर सिंह, कम से कम 300-200 मीटर। अच्छा ठीक है डॉक्टर सिंह, प्रधानमंत्री योजना के अंदर मिल सकता है कि नहीं? फिर से कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक बारी आप अपना प्रश्न फिर से दोहराएंगे, मैं शुरू का नहीं सुन पाया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वो जानना चाहते हैं कि जो पाइप जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वो मिल सकता है, वो प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, वो भी उसके लिए पहले इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन अब उसको भी सम्मिलित कर दिया गया है। पाइप इरिगेशन पाइप नेटवर्क को भी, और उस पर भी अनुदान मिलता है। वो राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी से आप जिले में अगर बात करेंगे तो मिल जाएगा, इस पर अब मिलने लग गया है। अभी तो ये भी योजना आ गई है, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो गई है कि जितनी भी हमारी परियोजनाएं पहले से चल रही हैं उनमें भी पाइप, उनको ओपन चैनल को पाइप से रिप्लेस किया जाए। तो ये भी महत्वाकांक्षी योजना है, अब धीरे धीरे लागू हो रही है, इसकी गाइडलाइंस बन गई है। तो इस पर मिलेगी, आपको अनुदान मिलेगा, आप संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। जी
बिल्कुल रतन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप संबंधित अधिकारी से जरूर संपर्क करेंगे और इस योजना का लाभ लेंगे। डॉक्टर प्रकाश, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नारियल और सुपारी की खेती जो किसान करना चाहते हैं, अच्छी उपज हासिल करना चाहते हैं, उन्हें फसल प्रबंधन का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? जैसे खाद, उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए? जी, जब सबसे पहले मैं बात करूँ सिंचाई व्यवस्था की, तो सिंचाई व्यवस्था में अगर नारियल और मुख्यतः सुपारी में आपको टपक विधि से सिंचाई देना सबसे अच्छा और एक नया तरीका है, जिससे कि बहुत सारे फायदे होते हैं। ये तो पता है, क्योंकि आप उसमें उर्वरक भी मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। तो अगर इसमें लगाते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। नारियल में भी लोग ये टपक विधि से करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नारियल को लोग वर्षा आश्रित कृषि मानकर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको उन्नत फसल लेनी, अगर ज्यादा अधिक उपज लेनी है तो आपको टपक विधि से इसमें सिंचाई करनी है। और इस दोनों की खेती में जो रिकमेंड की गई है जो उर्वरक, वो NPK जैसे सुपारी खेती की बात करो तो इसमें 100, 40 और 140 मतलब कि के रेशियो में NPK की जरूरत होती है, यानी कि पोटास आपको ज्यादा की जरूरत है। उसी तरह इसमें नारियल की खेती में भी पोटास 1000 केजी से ऊपर पोटास की जरूरत होती है और 350 के लगभग नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जी, और इस सबको भी, और सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण होती है ये जो हमारे पास जो वर्मी कंपोस्ट है या फिर जो रॉ कंपोस्ट है और ये सब है, इस तरह की समय अंतराल पे इसको देने की जरूरत है। बिल्कुल, तब अच्छी उपज जो है वो किसान हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। यहाँ पर विक्रम कुमार जी इस वक्त गया बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विक्रम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विक्रम जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो विक्रम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विक्रम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। और इस बीच हमारे साथ एक अगले कॉलर जुड़ गए हैं। अब झारखंड से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? झारखंड से इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, लगता है उनका भी संपर्क यहाँ पर टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर सिंह, आपसे हम जो सिंचाई की पद्धतियां हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। ऐसे में फव्वारा विधि के बारे में आपने बताया, टपक विधि के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे कि इससे पानी की कितनी बचत हो जाती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल पॉली हाउस में किसान काफ़ी खेती करने लगे हैं, सब्जियों की खेती करने लगे हैं और उसमें भी पाइप्स बिछाकर टपक सिंचाई की जाती है। यहाँ तक कि फर्टिगेशन किया जाता है, मतलब पानी के साथ साथ वो उर्वरक भी उसके जरिए दिए जाते हैं। तो क्या उसके लिए भी अनुदान की व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए भी अनुदान की व्यवस्था है। जैसा मैं पहले बताया कि वही अनुदान राशि वही है जो केंद्र सरकार का हिस्सा है, फिर राज्य सरकार का हिस्सा है। जी। और बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो पाली हाउस में ड्रिप लगाएं, चाहे ओपन फील्ड में लगाएं, खेतों में लगाएं। ड्रिप इरिगेशन का ये जो पहले से रहा है कि इसको सब्जी या ऐसे ही फसलों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ प्रयोग चल रहे हैं कि कुछ सीरियल्स में भी कोशिश किया जा रहा है। वो जैसे जैसे वो आएगी बात तो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसमें पानी की बहुत बचत होती है। जैसा पहले मैं बता रहा था कि इस पद्धति में हम जितने पौधे की जितनी आवश्यकता होती है उतना ही देते हैं और हमारा पूरा प्रयास होता है कि पौधे जो पानी देते हैं हम सिंचाई के द्वारा, वो रूट जोन डेप्थ जिसे कहते हैं, जहाँ तक पौधों की जड़ें पहुँचती हैं वहीं तक रहता है। तो जड़ बड़ी आसानी से पौधे उस पानी को खींच लेते हैं जड़ों के माध्यम से और पानी नीचे नहीं जाता। तो सबसे बड़ा फायदा ये है। और ऐसा करने से लगभग आप कह सकते हैं इसकी जो दक्षता है 90% है। जो हम पानी देते हैं उसका 90% तक
फसल उसको उपयोग में ला लेती है, जो फसल हमारा नुकसान होता है केवल 10% ही पानी बेकार जाता है। तो बहुत ही एक उपयोगी विधि है और इन सब चीज़ों का उद्देश्य यही है कि हम पानी जितना बचाएंगे उतना ही हम क्षेत्रफल, इरिगेटेड क्षेत्रफल और सिंचाई में आने वाला क्षेत्रफल को बढ़ा सकेंगे। तो टपकदार सिंचाई और फव्वारा वाला सिंचाई पर बहुत ही जोर दिया रहा आजकल, और जैसा पहले रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि इसका क्षेत्रफल साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो सरकारें और सिंचित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बढ़ाने की ही जो है वो वही इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को चलाया जा रहा है, और किसान भी अगर आगे बढ़कर उसका साथ देंगे तो फिर निश्चित तौर पर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम नारियल व सुपारी की खेती और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। हाता सिंह जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाता सिंह जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हाता सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ हेलो सर, बोलिए। जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा कहना था कि सुपारी का बिहार में अच्छा खेती के लिए कौन सा पौधा अच्छा होगा और कहाँ मिलेगा? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर प्रकाश बताएं। जी, सुपारी की उन्नत किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए आपको केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल का क्षेत्रीय केंद्र जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी असम में है। आपको वहां से इसकी उन्नत किस्मों के बीज पौधे मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो नारियल और सुपारी की खेती किसान कर रहे हैं तो इसकी फसल को रोग और कीट से कितना खतरा है, कितनी आशंका रहती है और बचाव के लिए किसानों को क्या उपाय करने चाहिए? जी, इसमें जो इसका जो परंपरागत क्षेत्र है नारियल और सुपारी के लिए जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण भारत के क्षेत्र है, वहाँ पे चूंकि वर्षा काफी होती है, इसीलिए वहाँ पे उसमें रोग और कीट का भी प्रकोप ज्यादा होता है। जैसे नारियल में जो तना छेदक है, जो सुंडी है, राइनोसरस बीटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या और फिर जो बड रॉट है जिसमें कि ऊपर का तना ही जो सूख जाता है, या फिर जैसे सुपारी में है कि महाली डिजीज बोलते हैं इसको, ये सब का प्रकोप ज्यादा होता है जहाँ पे ज्यादा वर्षा क्षेत्र है वहाँ पे। तो उसके लिए जो बोर्डेक्स मिक्सचर है
उसका उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसकी कम से कम 3 बार उसका छिड़काव किया जाता है सुपारी के लिए। और ये नारियल में जो कीट है और पौधे, इसके लिए भी जो दवाई है और प्लस जो ट्रैप लगाए गए हैं, जो बेट बना के डाले जाते हैं तना के उसमें नारियल के ऊपर तने में ऊपर से, वो सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगी इजीली केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान से। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए फसल की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रोग व कीट का अगर आक्रमण हो गया तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का सवाल यहाँ पर लेते हैं। सतवीर जी इस वक्त सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सतवीर जी, स्वागत है, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार जी नमस्कार। टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिएगा सतवीर जी, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछिए। ये हमें जानकारी ये लेनी थी कि ये जो सिंचाई योजना है ना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जी जी, इसके बारे में, ये एक तो सौर ऊर्जा वाला, ठीक है सतवीर जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। ये जो एक तो सौर ऊर्जा वाला है, इसके बारे में जानकारी। ठीक है, आइए जानते हैं, डॉक्टर सिंह बताएं। सौर ऊर्जा अगर पंप के सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना चाह रहे हैं तो सरकार की तरफ, जैसे मैंने पहले ही बता रहा था कि सरकार की तरफ से छूट अनुदान इस पर दी जा रही है, सोलर इरिगेशन पंप्स पर भी। इसके लिए आपको संबंधित अधिकारी से, जिले में संबंधित अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा और इस पर भी अनुदान 40% तो केंद्र सरकार की तरफ से है, 30% राज्य सरकार की तरफ से है। तो अच्छा खासा अनुदान है और इसको आप जरूर प्रयोग में लाएं। और सहारनपुर तो एक ऐसा एरिया है जो जहाँ पर सूर्य ऊर्जा काफ़ी दिनों तक, बरसात के कुछ दिनों में छोड़ के लगभग पूरे साल उपलब्ध रहती है, और तो आप इसको ज़रूर प्रयोग में करें। और ये निर्भर करता है कि आपका कितना क्षेत्र है और कितना सिंचाई इससे करना चाहते हैं। तो सोलर इरिगेशन पंप की साइज, कैपेसिटी और उसका किलोवाट और हार्स पावर जिसे हम कन्वर्ट करके बताते हैं, वो सब पता करना पड़ेगा, वो संबंधित अधिकारी आपको बता देंगे। बिल्कुल सतवीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सिंह जी, उनका सवाल जल्दी से यहाँ ले लेते हैं। रायसेन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, स्वागत है आपका, पूछे सवाल। जी ये पूछ रहे थे हमारे यहाँ नारियल और सुपारी के पेड़ हो सकते? जी, नारियल और सुपारी जो है वो उसके पौधे लगा सकते हैं या नहीं? डॉक्टर प्रकाश बताएं। जी इनका प्रश्न मैं नहीं समझ पाया कि ये कहाँ से बोल रहे हैं? जी रायसेन मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश से। तो हाँ, ये वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक बड़े क्षेत्र में आप एक बार में ही आप इसको ना लगाएं। इसको पहले साल आप 10 पौधे 20 पौधे इस तरह लगा के प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे अगर इसकी वृद्धि अच्छी है वहाँ पे आपके एरिया, आपके क्षेत्र में, तो फिर आप अगले साल और उसके या तो फिर 2 साल के बाद आप एक बड़े पैमाने पे इसको लगा के देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव आपने दिया। जी जी, डॉक्टर प्रकाश आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और नारियल और सुपारी की खेती से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। इसके साथ ही आज हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी जाना। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियां जो मिली है इससे आपको जरूर फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें हम अगला विषय हेलो किसान कार्यक्रम का क्या रहेगा। तो सोमवार को अगला विषय रहेगा हमारा किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र और गेहूं की बुआई एवं उन्नत किस्में। इन विषयों पर सोमवार को चर्चा होगी। आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान।
इसके अलावा कॉल सेंटर नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच हमारी फोन लाइन जो है वो खुली रहती है। इस दौरान कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको पसंद आई है, आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। वजन की कमी क्यों